हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आईपीसी में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछता है, हमेशा पूछा जाता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईपीसी का कि सामान्य आशय को बताइए तथा सामान्य उद्देश्य को बताइए और दोनों में अंतर बताइए। क्या पूछता है कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है और सामान्य आशय क्या होता है, सामान्य उद्देश्य क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हमेशा क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। 2012 जुडिशरी में भी पूछा गया था यूपी के, और बिहार में भी अभी जो एपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया। तो अमूमन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज मेरे वीडियो ध्यान से पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि मैं दोनों का अंतर बताऊंगी और उसे एक बहुत सुंदर सा डायग्राम में भी बताऊंगी जो कि आपको आसानी से याद हो जाए। और अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और साथ ही इसका केस भी बताऊंगी कि किस केस में दोनों में अंतर बताया गया था। आइए देखिए क्या कहता है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सामान्य आशय क्या होता है। तो आईपीसी की धारा 3434 हम देखते हैं तो उसमें सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। क्या कहता है, जबकि कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। क्या कह रहा है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कैसा होना चाहिए, कार्य कैसा होना चाहिए, तो आपराधिक होना चाहिए। और क्या है कि कई व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए और अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। मतलब क्या कह रहा है कि उसके आप तोड़ तोड़ के थोड़ा याद करेंगे तो कुछ बच्चों को होता है याद नहीं होता, तो अगर ऐसे तोड़ तोड़ के याद कर लेंगे तो उन्हें आसानी से याद हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जबकि कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया जाता है। कोई आपराधिक कृत्य होता है, कृत्य कैसा है होना चाहिए, आपराधिक होना चाहिए। और एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, जिसे कि वर्ड क्या प्रयोग किया गया है, कई व्यक्तियों द्वारा, जो कि दो से अधिक होना चाहिए। कह रहा है कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया जाता है। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो कि वह कार्य उसने अकेले ही किया है। आपराधिक कृत्य होना चाहिए, कई व्यक्ति होने चाहिए, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो कि वह कार्य अकेले उसी ने किया है। इस तरह मैंने आपको सामान्य आशय बताया। अब आइए देखिए सामान्य उद्देश्य क्या कहता है। सामान्य उद्देश्य धारा जो आईपीसी की है 149 149 में सामान्य उद्देश्य को बताया गया है। क्या कहता है, यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव क्या है, तो आईपीसी की धारा 141 देखेंगे तो उसमें बताता है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जब कुछ 5 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। अब उद्देश्य क्या क्या है, तो जब हम 141 में पढ़ते हैं तो वहां पे 5 उद्देश्य बताए गए हैं जिसके लिए विधि विरुद्ध जमाव गठित होता है। जब मैं विधि विरुद्ध जमाव आपको बताऊंगी तो वहां पे बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य विधि विरुद्ध जमाव बताना नहीं है, जबकि सामान्य उद्देश्य बताना है, इसलिए मैं आप थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ कि 5 या अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो कोई किसी 5 विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई कार्य करते हैं तो वह व्यक्ति क्या होते हैं, अपराध का कार्य करते हैं तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य माने जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है। क्या कह रहा है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य के सामान्य अग्रसर उद्देश्य को
कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अपराध किया जाता है कि जिसको किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे। कह रहा विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे। क्या कह रहा है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है या ऐसा अपराध किया जाता है जिसे कि जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति उस अपराध के किए जाते समय उस जमाव का सदस्य था उस अपराध के लिए दोषी होगा। कह रहा है कि हर व्यक्ति जो भी उस अपराध को किए जाते समय जमाव का सदस्य था तो सदस्य होने से ही वह अपराध के लिए दोषी हो जाएगा। यहाँ पे यह बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाते समय उस जमाव का सदस्य था उस अपराध के लिए दोषी होगा। अब देखिए सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय को संक्षिप्त में इस तरह भी परिभाषित किया जाता है। कॉमन इंटेंशन का अर्थ कह रहा है कि सामान्य उद्देश्य का अर्थ कर रहा है कि दिमागों का पुरमिलन होना चाहिए। सामान्य आशय का क्या अर्थ है? दिमागों का पुरमिलन होना चाहिए। और सामान्य उद्देश्य का अर्थ है कि ऐसा उद्देश्य जिससे सभी को ज्ञान हो और जिससे सभी सहमत हो। क्या कह रहा है? सामान्य उद्देश्य का अर्थ है ऐसा उद्देश्य जिसे सभी को ज्ञान हो और सभी उस पर सहमत हो। आइए देखिए दोनों का अंतर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर क्या है? तो हम ऐसे डायग्राम बना लेंगे 3 खाने में, तो एक में सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और एक में सामान्य आशय लिखेंगे। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य दोनों में लिखेंगे। तो पहले आइए संख्या के आधार पर अंतर देखते हैं। क्या कह रहा है कि संख्या के आधार पर अंतर क्या है? तो कह रहा है 34 के लिए आवश्यक है कि अपराध 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। 34 के लिए क्या आवश्यक है? कि अपराध 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। और 149 के लिए आवश्यक है कि अपराध 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, क्योंकि धारा 149 के लिए यह आवश्यक है कि विधि विरुद्ध जमाव गठित हो और विधि विरुद्ध जमाव के लिए आवश्यक है कि कम से कम 5 व्यक्ति हो। क्या कह रहा है? संख्या के आधार पे क्या अंतर है? तो कह रहा है कि 34 के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, जबकि 149 के लिए 5 या अधिक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि धारा 149 के लिए यह आवश्यक है कि विधि विरुद्ध जमाव गठित हो और विधि विरुद्ध जमाव के लिए क्या आवश्यक है कि 5 से अधिक व्यक्ति ही विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हैं, 5 से कम नहीं कर सकते। मूल अपराध, धारा 34 अपने आप में मूल अपराध नहीं है। मूल अपराध नहीं है इसका क्या मतलब है? तो हम देखते हैं कि कोई लगाते जो धारा लगती है 302/34 लगती है। तो क्या है कि अगर व्यक्तियों की संख्या 5 से कम होती है, 2 हो 3 हो 4 हो, तो इसमें क्या होता है कि अपराध बटे 34 लग जाती है। तो कह रहा है कि अगर 34 स्वयं में चाहे किसी को अपराध के तो अकेले 34 नहीं लगती, लेकिन 149 विशिष्ट अपराध का सृजन करती है। कह रहा है कि 34 अपने आप में मूल अपराध नहीं है, जबकि 149 क्या है? विशिष्ट अपराध का सृजन करती है। शारीरिक और मानसिक कृत्य, धारा 34 के लिए शारीरिक तथा मानसिक कृत्य दोनों मजबूत हैं। क्या कह रहा है कि धारा 34 के लिए जो शारीरिक और मानसिक कृत्य हैं दोनों मजबूत हैं, जबकि 149 में शारीरिक स्थिति की अपेक्षा मानसिक स्थिति कुछ कमजोर होती है। कह रहे हैं कि 149 के अंतर्गत क्या है कि शारीरिक स्थिति की अपेक्षा जो मानसिक स्थिति होती है वह कमजोर होती है। फिर कह रहा है सक्रिय सहयोग का अंतर क्या है? तो कह रहा है कि 34 की प्रवर्तन के लिए सभी अपराधियों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। 34 के लिए क्या आवश्यक है कि सभी अपराधी हैं उनका सक्रिय सहयोग होना, सक्रिय पार्टिसिपेट होना आवश्यक है, जबकि 149 के अंतर्गत क्या कर रहा है कि प्रवर्तन के लिए अपराध घटित होते समय अवैध सभा का सदस्य होना ही पर्याप्त है। 149 के अंतर्गत क्या है कि अपराध घटित होते समय अगर वो अवैध सभा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है तभी वह क्या होगा, उतना ही होना उसके लिए पर्याप्त है, अपराध के लिए दायी होगा।
ठीक है। फिर अर्थ और उद्देश्य का क्या कह रहा है कि धारा 34 के अर्थ के अंतर्गत सामान्य आशय अपरिभाषित और असीमित है। सामान्य आशय कैसा वर्ड है, तो अपरिभाषित और असीमित है, जबकि सामान्य उद्देश्य परिभाषित है और संहिता की धारा 141 के अंतर्गत 5 उद्देश्यों तक ही सीमित है। जो विधि विरुद्ध जमाव के 5 उद्देश्य हैं वहीं तक सीमित है, उसके इतर उसका कोई वैल्यू नहीं है। जबकि 34 में क्या है, सामान्य आशय अपरिभाषित और असीमित है। फिर कह रहा है दायित्व का आधार, तो कह रहा है 34 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य आशय है जो अभियुक्त व्यक्ति को प्रेरित करता है। 34 के अंतर्गत क्या कह रहा है, दायित्व का जो आधार है वह सामान्य आशय है, कॉमन इंटेंशन है जो अभियुक्त को प्रेरित करता है। जबकि 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य उद्देश्य है जो कि अपराध के घटित होने की संभावना पर आधारित है। क्या कह रहा है कि धारा 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य उद्देश्य है जो कि अपराध को घटित होने की संभावना पर आधारित है। मतलब क्या कह रहा है, संख्या का अंतर एक बार जल्दी से देख लेते हैं। संख्या का अंतर तो कहता है 34 के अंतर्गत अपराध 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, जबकि 149 के अंतर्गत अपराध 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, क्योंकि 149 के लिए विधि विरुद्ध जमाव का गठित होना आवश्यक है और विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होना चाहिए। मूल अपराध कहता है 34 अपने आप में अपराध नहीं है, जबकि 149 विशिष्ट अपराध का सृजन करती है। शारीरिक और मानसिक कृत कहता है 34 के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक कृत दोनों मजबूत हैं, जबकि 149 के अंतर्गत शारीरिक स्थिति की अपेक्षा मानसिक स्थिति कुछ कमजोर होती है। सक्रिय सहयोग कहता है 34 की प्रवर्तन के लिए सभी अपराधियों का जो एक्टिव पार्टिसिपेट आवश्यक है, मतलब सक्रिय सहयोग आवश्यक है, जबकि 149 के अंतर्गत अपराध घटित करने के लिए अवैध जो सभा है, विधि विरुद्ध जमाव है, उसका सदस्य होना ही पर्याप्त है। अर्थ और उद्देश्य कहता है 34 के अर्थ के अंतर्गत सामान्य आशय अपरिभाषित और असीमित है, जबकि सामान्य उद्देश्य परिभाषित है और संहिता के 141 के अंतर्गत 5 उद्देश्यों तक ही सीमित है। फिर क्या कह रहा है, दायित्व का आधार 34 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य आशय जो कि अभियुक्त व्यक्ति को प्रेरित करता है, और जबकि 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य उद्देश्य है जो कि अपराध को घटित होने के लिए संभावना पर आधारित है। आइए देखिए, दोनों को एक केस आई थी, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य। इसमें जो है इसको परिभाषित करने अंतर बताया गया था। दोनों में कौन सी केस थी, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य AIR 1953 की केस थी। उच्चतम न्यायालय ने सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में बड़ा ही सुंदर अंतर किया है। नानक चंद बनाम पंजाब राज्य का मामला था AIR 1953 का। इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसने जो है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में बहुत ही सुंदर अंतर किया था। धारा 34 और 149 के बीच अंतर है और इस संदर्भ में दोनों धाराओं के साथ किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि इसमें बहुत ही सुंदर अंतर बताया गया है और 34 के बीच 34 और 149 के बीच इस संदर्भ में दोनों धाराओं में कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। 34 के अपराध का मुख्य तत्व जहां सामान्य आशय है, वहीं 149 के अपराध का मुख्य आशय क्या है, समान उद्देश्य है। क्या कह रहा है कि जो 34 के अपराध का मुख्य तत्व है वह क्या है, कॉमन इंटेंशन है, सामान्य आशय है, जबकि 149 के अपराध के लिए जो आवश्यक तत्व है वह समान उद्देश्य है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में विभिन्न व्यक्ति द्वारा अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं और उन सब कार्यों को मिश्रित परिणाम वह अपराध होता है, तब उसे करने वाले को सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया गया था। मतलब क्या कह रहा है कि अगर सामान्य आशय के अग्रसर करने में विभिन्न व्यक्ति क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं और उनमें सब कार्यों का मिश्रण का परिणाम अपराध होता है, तो उसे करने के लिए सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया था, ऐसा कहा जाता है। जबकि फिर कह रहा है कि धारा 34 ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को उसी दायित्व के अधीन मानेगी, मानो वह कार्य उस व्यक्ति द्वारा ही किया गया था।
मतलब कह रहा है कि अगर सामान्य आशय को अग्रसर करने में विभिन्न व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं और उन सबके कार्यों का मिश्रित परिणाम अपराध होता है जिनको करने के लिए सामान्य आशय के अग्रसर करने में किया गया था, इसलिए धारा 34 इस स्थिति में हर व्यक्ति को उसी प्रकार दायित्व के अधीन मानती है कि मानो वह कार्य उसने ही अकेले उसी व्यक्ति ने किया है। फिर कह रहा है कि धारा 149 अवैध जमाव के किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है, ऐसी स्थिति में जमाव के अन्य व्यक्ति भी उत्तरदायी होते हैं यदि वह अपराध कार्य उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किया जाता है। मतलब कह रहे हैं 149 के अंतर्गत क्या होता है कि अगर विरुद्ध जमाव के किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी व्यक्ति उसमें कोई भी अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में जमाव के अन्य सदस्य भी जो कि अपराध नहीं करते हैं वह भी उत्तरदायी होंगे यदि वह जो कार्य है वह उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है। क्या कौन सा केस था? नानक चंद बनाम पंजाब राज्य। इसमें अंतर बताया गया था। अंतर क्या है? तो कहता है कि जहां 34 का मुख्य आवश्यक तत्व है सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन, वहीं 149 का मुख्य आवश्यक तत्व है सामान्य उद्देश्य। जब सामान्य आशय के अग्रसर करने में विभिन्न व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, उनका मिश्रित परिणाम अपराध होता है। उन्हें करने के लिए सामान्य आशय को अग्रसर करने में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 34 के अंतर्गत हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा कि मानो वह कार्य उसने अकेले ही किया है। जबकि 149 में कहता है कि जबकि जमाव के किसी व्यक्ति द्वारा उस कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपराध नहीं किया है वह भी उत्तरदायी होंगे यदि वह आपराधिक कार्य उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया जाता है। इस तरह मैंने आपको बताया सामान्य आशय क्या होता है, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और किस केस में दोनों में अंतर बहुत अच्छे से बताया। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इष्ट मिष्ट यारों में आप शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।